कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ बता देती हूँ जिस पर पैनल क्वेश्चंस पूछ सकती है। जैसे कि आपका पीजी जो सिलेबस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मैंने कहा आपको ऑलरेडी एक एक उसका एक माइंड मैपिंग बना लीजिए, एक स्केच बना लीजिए कि टॉपिक्स क्या-क्या हैं और उसकी एक क्रोनोलॉजी बेस्ड भी उसकी एक स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बना लीजिए ताकि आपको भी समझने में ईज़ी हो। उसको से रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, उसकी जो पीजी की जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज़ कर लीजिए। पैनल्स जनरली वहीं से टॉपिक्स पूछती है। आपकी हर आंसर के बाद उनके क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे कि आप जो भी आंसर दीजिएगा, वो आंसर से ही कुछ क्वेश्चन्स उनके बनते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन याद करना इनफ नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ कोर एरियाज़ होते हैं। आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाइए, उनका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, तीसरा उनका एप्लीकेशंस, रीसेंट डेवलपमेंट रिवाइज़ कर लीजिएगा उससे रिलेटेड अगर एप्लीकेबल है आपके सब्जेक्ट में तो। सो पैनल देखना चाहती है कि आप कॉन्सेप्ट को कितनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्लैरिटी कितनी है। थर्ड इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो पैनल आपसे टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो ज़रूर पूछ सकती है। क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्लास को बिगिन कैसे करेंगे, किस तरीके से क्लास को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है? ये सब तो वैसे आपके टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन में भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जैसे वीक स्टूडेंट्स हैं तो उन वीक स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है? इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे, मेथडोलॉजी क्या होगी आपकी टीचिंग की रिलेटेड। फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज ज़रूर रखिएगा, जैसे कि हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एकेडमिक एथिक्स क्या हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग क्या होता है, आउटकम बेस्ड लर्निंग क्या होता है। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मुझे ये कुछ इंपॉर्टेंट लगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट है एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, स्किल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ठीक है? देन फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, डिजिटल लर्निंग, पैनल, ये सब आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो ये भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट यू नो अबाउट एनईपी, एनईपी के बारे में आप क्या जानते हैं 2020। फिर नैक और सीबीसीएस के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि नैक क्या इवैल्यूएट करती है, सीबीसीएस का सिस्टम क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो असेसमेंट कैसे होता है, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? देन रिसर्च मेथोडोलॉजी के, अगर आप नेट जेआरएफ या पीएचडी कैंडिडेट हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हो सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट होता है। अगर आपने पीएचडी किया हो तो आपसे हो सकता है रिसर्च डिज़ाइन वहाँ ड्रॉ भी करवाएं, आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है बोर्ड पर वो ड्रॉ भी करवा सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, कई बार ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम वहाँ जाकर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद रिसर्च एथिक्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या-क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक जो रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो हैं। देन एकेडमिक राइटिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एकेडमिक राइटिंग क्या होता है, पेपर, एक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइटेशन स्टाइल्स क्या-क्या हैं, जैसे एपीए, एमएलए जो भी स्टाइल्स हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल्स जो होते हैं, ये सारे कीवर्ड्स जो इसके, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ और मैं बोले तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अपने सब्जेक्ट के ऑथर्स, उनके बुक्स, मेजर थ्योरीज़, इम्पोर्टेंट थिंकर्स, ये सब लिख लीजिए, ठीक है? क्या-क्या मैंने बोला अभी आपको? अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो ऑथर्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, देन थिंकर्स का नाम, इम्पोर्टेंट ईयर्स, जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं वो, करंट डेवलपमेंट्स, सबकी एक स्केच बना लीजिए, एक नोटबुक जैसे कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ऑलरेडी, ठीक है? और उसको रिवाइज़ कीजिए थोड़ा पढ़ने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ 5 बातें कहना चाहूँगी। ये सिर्फ़ इंटरव्यू जो है वो सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीचिंग एबिलिटी और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट है। इसलिए जाने से पहले 5 सिर्फ़ 5 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपको एक सही इंप्रेशन क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। पहला, अपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओके?
सिर्फ नोट्स याद मत कीजिए, पैनल डेफिनेशन नई कॉन्सेप्ट समझना चाहती है तो अपने पीजी का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, टॉपिक्स, ऑथर्स, टेक्स्ट, लिटरेरी थ्योरीज, मूवमेंट्स, करंट डेवलपमेंट्स, उसको थॉरली रिवाइज कर लीजिए। अगर आपसे कोई टॉपिक पूछा जाए तो आप उसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर पाएँ, राइट? देन गोल्डन रूल नंबर 2 इज़ बस यही है कि गोल्डन रूल नंबर 2 में कि अगर आपको टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन है, तो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन में एक मतलब अच्छे तरीके से एक टीचर की तरह समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एक उसको स्पीच की तरह मत रेडी कीजिएगा अपने टॉपिक को, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है पैनल को इम्प्रेस करना, बल्कि ये तो इम्प्रेस करना है ही, ये भी दिखाना है कि अगर कल आपको क्लासरूम दे दिया जाए, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, राइट? तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। देन रूल नंबर 3, कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो घबराइए मत। गलत जवाब देने की जगह आप कोई कुछ ये पोलाइटली कह भी सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट आंसर। आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट दिस आफ्टर दिस इंटरव्यू। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ऑनेस्टली ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है। गलत जवाब देने इस मेरे हिसाब से ये एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस होने का एक ये करता है, प्रदर्शित करता है, और इससे आपको कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। गोल्डन रूल नंबर 4, पर्सनैलिटी मैटर करता है। इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज को ही सिलेक्ट नहीं करेगा, आपका एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है? तो वी शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव। हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें रिएक्शन नहीं देना है। वी हैव टू बी लिटिल रिस्पॉन्सिव। अगर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, हम उस हिसाब से पोलाइटली रिस्पॉन्स दें। बैकफायर नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। देन स्माइल कीजिए, आई कॉन्टैक्ट को हमेशा मेंटेन करके रखिए, काम एंड कंपोज रहिए, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पैनल को, हर मेंबर को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जब आप आई कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो उनको लगेगा, सारे पैनल्स को, कि हम सबको वो इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रहा है। एंड रिमेंबर, प्रोफेशनलिज्म स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? लास्ट, प्रैक्टिस इज़ द की। देन इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है सिर्फ पढ़ने से नहीं होती है। हर दिन आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकें, आईने के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। खुद को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप क्लियरली बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, कितना ज़्यादा, कितना लंबा आपका हो रहा है, यू शुड शूट इट। एक आज एंड्रॉयड सबके पास है, और आई थिंक वो भी सबके पास होगा, सेल्फी स्टिक या व्हाटएवर, जो भी एक ट्राइपॉड छोटा-सा होगा ही आपके पास। नहीं भी होगा तो कहीं पे भी टिकाकर आप एक वीडियो बनाइए और देखिए कि आप उसको किस तरीके से बोल रहे हैं और वो कितना टाइम ले रहा है। और लास्ट में मैं बस जाते-जाते यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।